देखो, हाइजीन एक की टू हेल्थ लाइफ। ठीक है, सिलेबस इसमें क्या है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए डिटेल्स दिया हुआ है। जनरल आइडिया ऑफ पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन और सैनिटेशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयरबोर्न, वाटर, वेक्टर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल पर्सनल हाइजीन से। हाइजीन इज डिफाइंड एज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि हेल्थ हमारा किसी भी तरह से ठीक रहे। इट रिक्वायर केयरिंग ऑफ वंस ऑन बॉडी। तो किसी के अपने पर्सनल मतलब बॉडी का या फिर सोशल सराउंडिंग का ध्यान रखा जाता है मेनली। द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन आर फॉलो। तो मेन जो हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेन चीज़ जो देखा जाता है वो है क्लीननेस, रेस्ट एंड स्लीप। तीसरा है फिजिकल एक्सरसाइज और चौथा है हेल्दी हैबिट। तो सबसे पहले क्लीननेस हम लोग देखेंगे। पर्सनल क्लीननेस इज मस्ट इसेंशियल। तो इसमें भी दो तरह का क्लीननेस होगा, एक पर्सनल और दूसरा सराउंडिंग का क्लीननेस। तो सबसे पहले पर्सनल में देखते हैं। तो पर्सनल में हम लोग का हैंड एंड स्किन मस्ट बाई क्लीन रेगुलरली। हाथ और स्किन जो है हमेशा रेगुलरली साफ होते रहना चाहिए। वी आर कंटिन्यूअली हैंडलिंग ए वेराइटी ऑफ थिंग, फर्नीचर, बुक, coin, currency note, seats and supporting rod in buses, pets and other domestic animal tool, machinery, workshop and so on। ठीक है, हम लोग काफ़ी तरह के चीज़ जो होते हैं उसको मतलब छूते रहते हैं, हाथ लगाते रहते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट में कैरी जर्म्स। इसमें जर्म्स हो सकता है। which may be picked up by our finger, जो हमारे हाथ के द्वारा ट्रांसफर्ड ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है, माउथ में जा सकता है फूड के जरिए। द प्रैक्टिस ऑफ वॉशिंग हैंड विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉयलेट के बाद हाथ धोना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए डेली बाथ रेगुलरली कीप द स्किन क्लीन। अगर हम लोग हर दिन स्नान करते हैं तो इससे स्किन क्या होगा? बिल्कुल क्लीन रहेगा और जर्म से फ्री रहेगा। द बॉडी ऑर्डर गिव आउट इन perspiration आर रिमूव्ड एंड कीप द स्वीट पोर ओपन। हमारा स्वीट पोर भी अगर डेली हम लोग बात करते हैं तो स्वीट पोर जो होता है जिससे मतलब पसीना बाहर निकलता है, छोटा छोटा हॉल्स होता है ना बॉडी में बहुत सारा, तो ये सारा भी बिल्कुल क्लीन रहेगा। Particular attention must be paid to the cleansing and drying of the various clipped and folds of skin, for example of arms, legs, toes। ठीक है, जहाँ जहाँ पर क्लिप्ड है या फिर जहाँ पर फोल्ड है वो सब का जनरली ध्यान रखा जाना चाहिए और उसको क्लीन करना चाहिए। ऊपर में दिया है टू डटी हैबिट। डटी हैबिट में ऊपर देखो क्या दिया है, और जो करते हैं ना लोग हाथ को मतलब मुंह में डाल करके और उसके बाद पेज को उलटते हैं या फिर करेंसी को गिनते हैं, तो इससे क्या होगा? वो जर्म जो है आसानी से मुंह में चला जाएगा। तो वो एक गलत हैबिट है। अंडर गारमेंट्स एंड हैंडकरचीफ मस्ट बी वॉश्ड डेली। अंडर गारमेंट और जो हैंडकरचीफ्स है इसको डेली साफ़ करना चाहिए। अब सेकेंड आते हैं हेयर पर। हेयर शुड बी केप्ट क्लीन बाय फ्रिक्वेंट वॉशिंग एंड रेगुलर कॉम्बिंग। जो हेयर है, केस है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हमेशा धोते रहना चाहिए। दिस कीप इट हेल्दी एंड फ्री ऑफ पारासाइट्स। तो ये पारासाइट जो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर, उससे बॉडी को मतलब हेयर को बिल्कुल क्लीन रखता है डेली मतलब धोने से। उसके बाद है टीथ। टीथ शुड बी क्लीन एटलीस्ट ट्वीस ए डे। ये बोल रहा है कि दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। बिफोर गोइंग टू बेड, एक बार बेड पर जाने से पहले रात में, और एक बार सुबह में उठने के बाद। माउथ शुड बी वॉश्ड आफ्टर एवरी मील। और ठीक है, वो तो ब्रश 2 बार करना चाहिए, लेकिन माउथ जो होता है वो हर बार खाना खाने के बाद उसको धो लेना चाहिए। टू मच ईटिंग ऑफ स्वीट एंड चॉकलेट स्पॉइल्स द टीथ काउजिंग कैरी एंड गम इन्फेक्शन। ज़्यादा चॉकलेट खाने से या फिर मीठा चीज़ खाने से भी दांत में गम्स के आने का, इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। उसके बाद है ब्रीथ बाय नोज। सांस हम लोग को जब भी लेना चाहिए नाक से लेना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन है। वन मस्ट ऑलवेज ब्रीथ बाय द नोज एंड नेवर बाय द माउथ। वन शुड ब्लो द नोज इनटू ए handkerchiefs and should hold a handkerchief in front of mouth and nose while sneezing। तो हम लोग जानते हैं ना वो जो हम लोग का नोज होता है उसके अंदर काफ़ी सारा छोटा छोटा हेयर होता है जो गंदगी को या फिर जर्म्स को अंदर जाने से रोकता है।
तो अगर हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो डायरेक्टली सब पेट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आई है, मस्ट बी क्लीन एंड वाश्ड विथ क्लियर वाटर 2 और 3 टाइम्स एवरी डे। आँख को 2 से 3 बार क्लियर पानी से हमेशा हर दिन धोना चाहिए। ट्रैकोमा एंड कंजुगेटिव आर 2 कॉमन डिजीज ऑफ द आई काउज दाउ डस्ट एंड थ्रू कंटेमिनेशन बाय हैंड एंड टॉल। तो ये दोनों बीमारी जो होता है जनरली या तो डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है या फिर हैंड या फिर टॉवल, उससे अगर हम लोग आँख को टच करते हैं तो उसके अंदर जो गंदगी है उसकी वजह से भी होता है। फॉर प्रिवेंटिंग आई इन्फेक्शन को रोकने के लिए वन मस्ट नेवर शेयर टॉल विथ अदर। टॉल को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, सेम फैमिली रहने पर भी। द इंडियन कस्टम ऑफ अप्लाइंग काजल may sometimes lead to infection of the eye through the shared applying sticks. So never share such sticks. तो काजल लोग लगाते हैं स्टिक से लगाते हैं, और वो स्टिक जनरली हर कोई अपना अपना अलग अलग नहीं रखता है, वो एक ही मतलब स्टिक से हर कोई लगाता है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। उसके बाद ईयर है, ईयर शुड बी केप्ट क्लीन। कान को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। द वैक्स इनसाइड मे बी क्लीन बाई सॉफ्ट मॉइस्ट स्वैप। तो अंदर में वैक्स वगैरह जो हो जाता है उसको रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए। वन शुड नेवर पुट एनी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर। ईयर में कभी कोई शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए, इससे ईयर ड्रम में इंजरी हो सकता है। उसके बाद है फिजिकल एक्सरसाइज सेकेंड में। सम फिजिकल एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर ऑल एज ग्रुप। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जो होता है सारे ग्रुप के लिए ज़रूरी है, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है, एडोलसेंट एंड यंग पीपल के लिए भी ज़रूरी है। लॉन्ग जेंटल वॉक्स आर एनफ फॉर द ओल्ड। जो लॉन्ग वॉक होता है ओल्ड मतलब लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज शुड भी सिस्टमेटिक एंड रेगुलर। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग होना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। रेस्ट और स्लीप थर्ड में। ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन नीड रेस्ट। सब चीज़ को रेस्ट का जरूरत पड़ता है। इन जनरल द बॉडी ऑब्टेन एडेक्वेट रेस्ट बाय मीन ऑफ स्लीप। द अमाउंट ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड वैरी विथ एज। तो सबको अलग अलग टाइम तक सोने का ज़रूरत पड़ता है। द वेरी यंग इन्फेंट स्लीप फॉर मस्ट ऑफ द डे। तो जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोता है। एडल्ट के लिए 6 से 7 घंटा कंटिन्यूअस अनडिस्टर्ब स्लीप इज सफिशियंट। जो यंग पर्सन है 6 से 7 घंटा उनके लिए इनफ होता है। उसके अलावा हेल्दी हैबिट से कुछ वन शुड डेवलप गुड हेल्दी हैबिट सच एज गोइंग टू बेड एट नाइट एट रेगुलर टाइम। बेड पर बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। टेकिंग फूड एट रेगुलर आवर, खाना एकदम समय पर लेना चाहिए। इन जनरल गोइंग टू बेड एट लेट आवर और इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग डिनर आर नॉट गुड हैबिट। तो देर से मतलब सोने जाना, और डिनर के बाद क्या लिखा है, इन जनरल गोइंग टू बेड एट लेट आवर और इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग डिनर। डिनर लेने के तुरंत बाद सोने जाना वो भी सही नहीं है। बाउल शुड बी क्लियर्ड एवरी डे प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। ठीक है, टॉयलेट मतलब बोल रहा है कि मॉर्निंग में एवरी डे जाना चाहिए। टोबैको शुड बी एवॉइडेड। टोबैको यूज नहीं होना चाहिए। इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए खतरनाक है। एंड मे इवन लेड टू कैंसर, कैंसर का कारण भी बन सकता है। टेकिंग स्टिमुलेंट्स एंड sedative are unnecessary and a spoil habit. ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बीवरेज इज डेफिनेटली हार्मफुल। अल्कोहल वगैरह से भी दूर रहना चाहिए टू वंस ऑन बॉडी एज वेल एज सोसाइटी। उसके बाद है द लिविंग रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड। जो जिस रूम में हम लोग रहते हैं वो बिल्कुल वेंटिलेटेड होना चाहिए फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट। फ्रेश एयर ब्रिंग ऑक्सीजन एंड सनलाइट किल जर्म। फ्रेश एयर जो होता है उससे ऑक्सीजन मिलता है और सनलाइट जो होता है जर्म को मारता है। उसके बाद है सोशल हाइजीन एंड सैनिटेशन। ऑल पब्लिक पैलेस सच एज सोशल ऑफिस बिल्डिंग बाथरूम लेबोरेटरी सिनेमा हॉल
etc should be kept clean, ये सारा बिल्कुल साफ होना चाहिए. The eating place such as hotel, restaurant, roadside dhaba and their surrounding must be kept clean and free of flies. मक्खी से बिल्कुल फ्री होना चाहिए. All eatable must be covered. ठीक है. और जितना खाने का चीज़ है वो ढका हुआ होना चाहिए. ऑल यूटेंसिल कप्स ग्लास टिम्बर स्पून etc मस्ट बी थ्रोली वाश्ड रेफर्ड विथ सोप एंड हॉट वाटर. एक गर्म पानी या फिर साबुन से हमेशा साफ करके रखना चाहिए. ऑल पब्लिक ड्रेन्स एंड गार्बेज मस्ट बी कवर्ड. गार्बेज वगैरह कवर्ड होना चाहिए. एंड सम डिसइंफेक्टेंट सच एज ब्लीचिंग पाउडर लाइम etc मस्ट फ्रिक्वेंटली भी स्प्रिंकल्ड. ब्लीचिंग वगैरह भी समय समय पर डालते रहना चाहिए. The civic bodies must ensure the supply of clean, germ-free drinking water and an efficient sewage disposal. ठीक है. म्यूनसिपलिटी का एक काम होता है उन लोगों को समय जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना चाहिए और सेवेज का डिस्पोजल ठीक से हो सके उसका भी ध्यान रखना चाहिए. उसके बाद है कंट्रोल ऑफ डिजीज कैरियर्स. अब डिजीज कैरियर्स जैसे मस्क्यूटो हो गया, मक्खी हो गया, इस सब के बारे में. वेक्टर इज एनी एजेंट दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट कैरियर ऑफ द पैथोजन. मतलब वेक्टर कौन सा है जो बीमारी का वजह बनता है, मतलब बीमारी के कारण को कैरी करता है, जर्म्स वगैरह को कैरी करता है. मैनी इंसेक्ट एंड अदर एनिमल स्प्रेड डिजीज. बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि डिजीज को फैलाते हैं. स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल और इरेडिकेट देम. तो उनको कंट्रोल करने के लिए उपाय करना चाहिए. कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो एंड कॉकरोच शुड बी गिवन मैक्सिमम प्रायोरिटी. घर में हम लोग को जनरली मच्छर का ध्यान रखना चाहिए, मच्छर, मक्खी या फिर कॉकरोच का. दिस थ्री आर कंसिडर्ड द वर्स्ट पब्लिक इनेमी. ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, दुश्मन है मतलब. उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस फ्लाई. द हाउस फ्लाई इज अ काइंड ऑफ नेचुरल scavenger cleaning and consuming the leftover of the food etc. But the danger which the housefly poses in the human life are so serious that it is often designated as a public enemy number one. तो ये जनरली तो होता करता क्या है, लोग जो बचा खुचा खाना है उसको ख़त्म कर देता है. ठीक है. तो इस तरह से तो फ़ायदेमंद हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मामले में ये नुकसानदायक होता है. इट स्प्रेड न्यूमरस डिजीज. बहुत सारा बीमारी फैलाता है. डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड etc. द मैनर इन विच द हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज. किस तरह से वो बीमारी को फैलाते हैं. तो पहला हेयरी बॉडी एंड लेग पिक अप फिल्थ. इनका जो लेग होता है या फिर बॉडी होता है वो फिल्थ को मतलब कैच करता है. द बॉडी एंड स्पेशली द लेग आर हेयरी और स्पिनी. दे इजली पिक अप फिल्थ कंटेनिंग जर्म. वो सारे ऐसे फिल्थ को पकड़ लेते हैं जिनके अंदर जर्म होता है फ्रॉम डर्टी पैलेस. सच एज फ्लाई कंटामिनेट्स आवर बॉडी बाई सिटिंग ऑन ईट. उसके बाद ये हमारे बॉडी पर बैठते हैं और इस तरह से वो सारे जर्म्स जो होते हैं हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है. ए रेस्टिंग हाउस फ्लाई ऑलवेज कीप ऑन रबिंग इट्स लेग अगेंस्ट देम सेल्फ एंड ओवर द बॉडी दस ड्रॉपिंग पार्टिकल ऑफ फिल्थ. तो ये अपना पैर जो होता है जनरली हमेशा लगड़ते रहता है अपने बॉडी के साथ. तो जहाँ भी बैठेगा वहाँ पर वो सारा जर्म्स जो होगा जो उसके पैर में लगा हुआ है या बॉडी में लगा हुआ है वो वहाँ पर गिरा देता है. उसके बाद है पोरिंग आउट सलाइवा. फूड इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड विथ जर्म व्हेन द हाउस फ्लाई मॉइस्टन द फूड स्टॉप बाय पोरिंग आउट इट्स सलाइवा. ये क्या करते हैं, खाने में बैठते हैं और इनका सलाइवा जो होता है खाना में लग जाता है. और व्हेन इट वोमिट्स फूड विच इट हैज़ स्वेलड फ्रॉम डर्टी पैलेस. या फिर ये लोग क्या करते हैं, जो खाना ये लोग गंदी जगह से खाए हैं उठाए हैं उसको आकर के खाना वॉमिट कर देते हैं खाने के सामान पर. तो इससे भी फैलता है बीमारी. एक्सेट्रा में है इट डिपॉजिट्स एक्सेट्रा व्हाइल इट फीड्स एंड दस कंटामिनेट ह्यूमन फूड. उसके अलावा डर्टी ट्रांसमिशन ऑफ जर्म. समटाइम्स इट डायरेक्टली
कन्वे द इन्फेक्शन, कभी कभी ये डायरेक्टली इन्फेक्शन का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल जर्म्स ऑफ ट्रकोमा आर directly transformed when a fly which once settled on the infected eye of a patient। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के आँख पर बैठते हैं, वहाँ से जर्म को उठाते हैं और उसके बाद एक हेल्दी आदमी के आँख के पास मतलब बैठ जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह से दूसरा जगह इस तरह से फैल जाता है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को कंट्रोल कैसे करें? देयर आर सेवरल मेथड टू कंट्रोल हाउस फ्लाई। तो इनको कंट्रोल करने का बहुत सारा मेथड है। इसमें सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग पैलेस। तो ब्रीडिंग पैलेस को सबसे पहले साफ करना है। ऑल रिफ्यूज फ्रॉम हाउसेस एंड ऑल एनिमल एंड ह्यूमन एक्स्ट्रा should be removed at regular and frequent interval and disposed of in such a way that the fly cannot breed in it। तो जो डिस्पोजल वगैरह मतलब जो बेकार का चीज़ है एनिमल का या फिर ह्यूमन बॉडी का, उसको समय समय पर साफ करके ऐसे जगह पर फेंक देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए जहाँ से फ्लाई उसको कैरी करके घर में फिर से इंटर न कर जाए। इफ़ द रिफ्यूज बी कवर्ड बाई लेयर ऑफ अर्थ, अगर लेयर ऑफ अर्थ से इसको कवर कर दिया जाए, enough heat is produced in it by decomposition which is sufficient to kill the maggots if any। तो अगर इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो वहाँ पर हीट जनरेट होता है, हीट से सारे जो ये सब चीज़ है वो खुद ही मर जाएंगे जर्म्स। उसके अलावा स्प्रे कर सकते हैं डीडीटी का। डीडीटी स्प्रे करने से जो मक्खी वगैरह है या फिर अदर इंसेक्टिसाइड जो है वो सारे मर जाते हैं। उसके बाद है एवॉइडेंस। फूड शुड बी केप्ट वेल प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड। फूड को हम लोग को अच्छे से प्रोटेक्ट करके कवर करके रखना चाहिए। फ्लाई शुड नॉट बी अलाउड टू सीट ऑन द बॉडी। फ्लाई को बॉडी पर बैठने नहीं देना चाहिए। स्लीपिंग बेबी शुड बी प्रोटेक्टेड बाय बेबी अम्ब्रेला। अगर बच्चे सो रहे हैं तो वहाँ पर एक बेबी अम्ब्रेला होना चाहिए। उसके अलावा मॉस्किटो एंड डिजीज। तो मॉस्किटो से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं? एनोफ्लीज मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया इन मैन। तो एनोफ्ली जो मॉस्किटो मच्छर होता है इससे मलेरिया फैलता है। मंकी एंड बर्ड्स एटीसी, मतलब आदमी में, मंकी में या फिर बर्ड्स में। द मलेरिया जर्म इज ए प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। तो जो जर्म का नाम है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, ये एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। क्यूलक्स मॉस्किटो स्प्रेड्स एलिफेंथेसिस and dengue। elephantiasis caused by nematoda worm बुकेरिया। क्यूलस मॉस्किटो से क्या होगा? एलिफेंथेसिस होगा या फिर फाइलेरियासिस जिसमें पैर फूल जाता है। ए थर्ड मॉस्किटो एडिस स्प्रेड्स येलो फीवर एंड डेंगू। एडिस मच्छर के काटने से येलो फीवर या फिर डेंगू फैलता है। बोथ काउज बाय देयर रेस्पेक्टिव वायरसेस। तो दोनों का अपना अपना वायरस है कोई ना कोई जिसकी वजह से ये होता है। The germ of these disease are spread when the mosquito bites and suck blood। तो ये फैलता है जब मच्छर इसको काटता है या फिर ब्लड को सक करता है। With this blood the mosquito receive germ of the particular disease which grow and multiply within their body। When such infected mosquito bite a healthy person, मतलब ये पहले कि जो बीमार आदमी को काटेगा तो वहाँ से वो सारे जर्म्स जो है उनके बॉडी में जाएंगे। उसके बाद वो काटेगा एक हेल्दी आदमी को तो उनका सलाइवा हेल्दी बॉडी में जाएगा और वहाँ से फिर हेल्दी बॉडी को भी हो जाएगा। बिफोर सकिंग ब्लड मस्क्यूटो फर्स्ट इंजेक्ट इट्स सलाइवा इन द स्किन। ये लोग मच्छर जब काटता है ना तो काटने से पहले अपना जो सलाइवा होता है ना इसके मुंह में, पहले उसको मतलब बॉडी के अंदर छोड़ देता है आदमी के। वो इसलिए छोड़ता है ताकि जो ब्लड है वो एकदम नॉर्मल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद वो लेता है तो उस क्रम में ही जो बीमारी का जो जर्म्स होता है वो बॉडी में फैल जाता है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ मस्क्यूटो। मस्क्यूटो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो सबसे पहले तो है डीडीटी का छिड़काव करना और इसके अलावे एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग पैलेस, गंदगी को हटा दो उससे भी ठीक रहेगा। स्प्रेइंग स्टैगनेंट वाटर, केरोसिन और सम अदर ग्रेजी वाटर शुड बी पोर्ड ओवर द वाटर टू मेक ए थिन फिल्म ऑन द सरफेस। जो मतलब जमा पानी है ना वहाँ पर अगर उस पर हम लोग थोड़ा सा केरोसिन तेल डाल देते हैं तो केरोसिन तेल क्या करता है, एक लेयर बना लेता है ऊपर से, ठीक है। मतलब पानी फैला जाएगा ना पूरा,
तो इससे क्या होता है कि जो लार्वा वगैरह जो है उसका मच्छर वगैरह का वो सारा मर जाता है। और सरफेस पर आते हैं सांस लेने और वहाँ पर फिर वो मर जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल है, सर्टेन फिशेज सच एज गैम्बिसिया शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉन्ड, ए पॉन्ड के अंदर डाल देना चाहिए। दे सेलेक्टिवली डेवहर मॉस्किटो लार्वा, एक क्या करता है मॉस्किटो लार्वा को खा जाता है। उसके बाद एक काकरोच, काकरोच को कैसे हटाएंगे? दे आर वेरी कॉमन हाउस होल्ड इंसेक्ट ब्रीडिंग मस्टली इन द कनेक्टिव मैनहोल एंड सीवेरेज, जनरली नली वगैरह में रहता है ना। दे एक्सटेंड देयर एक्टिविटी टू की चेन, कप बोर्ड एंड वार्डरोज। दे ईट एंड स्पॉइल फूड पेपर एंड क्लॉथ्स। क्या करते हैं ये लोग? खा जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं फूड पेपर या क्लॉथ्स का। दे आर नॉट सस्पेक्टेड टू बी कैरियर ऑफ एनी वायरल डिजीज इंक्लूडिंग पॉसिबल ए कैंसर कॉजिंग वायरस। दे आर आल्सो सस्पेक्टेड टू बी कैरियर्स ऑफ सर्टेन वायरल डिजीज, मतलब वायरल डिजीज के जो जर्म है उनको भी ऐसा माना जाता है कि ये कैरी करते हैं। तो डीडीटी के छिड़काव से इसको रोका जा सकता है। उसके बाद रैट, रैट आर सीरियस डोमेस्टिक पेट्स बिसाइड्स ईटिंग ग्रेन एंड अदर फूड, ये मतलब खाना वगैरह तो खाते ही है। दे अल्सो स्प्रेड जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज, बीमारियां भी फैलाते हैं। रैट फ्लू इज ए पैरासाइट विच लिव्स ऑन रैट्स स्किन, रैट फ्लू नाम का एक जर्म है जो उसके स्किन पर रहता है रैट के। इट में कैरी जर्म ऑफ प्लेग, प्लेग का जो जर्म होता है इसको एक कैरी करते हैं। प्लेग हैड स्प्रेड एज ए सीरियस एपिडेमिक ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ 20th century in many parts of the world, killing a number of people. प्लेग से मतलब 20वीं शताब्दी में बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था। रैट शुड बी ट्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ और बी किल्ड बाय द सुटेबल रेट पॉइजन, इनको पकड़ करके बाहर मतलब हटा देना चाहिए या फिर इनको मार देना चाहिए। उसके बाद है कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड वाटर बोर्न डिजीज। अब पानी को किस तरह से मतलब गंदा होता है और इससे क्या क्या बीमारी फैलता है वो दिया है। कंटामिनेशन मीन्स अनवांटेड एंट्री ऑफ डिजीज जर्म इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड, ड्रिंकिंग वाटर में या एडिबल फूड में इंटर कर जाते हैं जर्म्स। क्लीन एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड पब्लिक हेल्थ। कंटामिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर कैन अकर इन सेवरल वे सच एज sewage if improper disposal or leak into the subsoil and many contaminated water supply। तो कंटामिनेशन जो गंदगी है वो कई तरीके से फैल सकता है। सबसे पहला है सेवेज, इफ इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ या लीक इनटू सबसॉइल में कंटामिनेशन वाटर सप्लाई, अगर किस तरह से गंदा पानी का वहाँ पर मतलब लीक हो जाता है तो वो सारा मतलब गंदा नली वाला पानी अगर किसी तरह से पाइप के अंदर चला जाता है जिससे हम लोग वाटर सप्लाई मिलता है तो उससे मतलब ये गंदगी फैलेगा। पीपल डिफेक्टिंग और यूरिनेटिंग नियर लेक, लेक की या नदी के किनारे अगर कोई व्यक्ति डिफेक्टिव व्यक्ति या फिर टॉयलेट अगर वगैरह कर रहा है मे कंट्रीब्यूट टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर, तो इससे भी वाटर कंटामिनेट होता है। एनिमल वेस्ट होता है, जो एनिमल वेस्ट होते हैं उनको धोते वगैरह है या फिर उनका जो उनसे जो पोल्यूशन निकलता है वो सारा बहा दिया जाता है पानी में, तो इससे भी कंटामिनेशन होता है। बिसाइड्स द एबव प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन देयर कैन बी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट दैट में कंटेन पॉइजनस केमिकल, इसके अलावा बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट है जो कि पॉइजनस होते हैं, कैन बी हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मरकरी, मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट पदार्थ होता है उसमें मरकरी होता है। काउज एबनॉर्मलिटी इन द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। टैंड्री वेस्ट कंटेन द पैथोजिन एंथ्रैक्स बैसिली एंड आर द मस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट। उसके अलावा पेस्टिसाइड डीडीटी वगैरह आर मस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट। पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन इन ह्यूमन काउज हार्मोन इम्बैलेंस, तो पेस्टिसाइड अगर बॉडी में जाएगा ह्यूमन बॉडी में तो वो क्या करेगा हार्मोन को
इम्बैलेंस कर देगा। प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर काउज टूथ डिसऑर्डर। अगर फ्लोराइड किसी तरह से मतलब बॉडी के अंदर जाता है तो टूथ में डिसऑर्डर क्रिएट करता है, बोन डिसऑर्डर क्रिएट करता है। एंड हायर कंसंट्रेशन काउज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है। नथेरी कॉमन वाटर बोर्न डिजीज, मेन जो 3 ठो बीमारी है वो है कॉलरा, टाइफाइड और डिसेंट्री। तो कॉलरा सबसे पहले देख लो। यू हैव ऑलरेडी रीड ए लिटिल अबाउट कॉलरा अंडर डिजीज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया, द मेन पॉइंट आर द फॉलो। तो कॉलरा के बारे में पहले पीछे के चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया था। इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज बाई ए बैसिलस विब्रियो कोलोरे। तो ये किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है। और कौन सा पार्ट इसमें इन्फेक्ट, किस पर इफेक्ट पड़ता है? ये इन्फेक्शन होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन के अंदर। इट appear as sudden onset with sickness and severe diarrhea and vomiting। तो या तो इसमें वीकनेस हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा डायरिया या फिर वोमिटिंग इसका लक्षण है। नो यूरिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, बॉडी में वाटर की काफ़ी कमी हो जाती है। यूरिया एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, तो वाटर की कमी होगा तो यूरिया जो होगा बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, कोई चीज़ हाईली पॉइजनस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। उसके बाद है इन्फेक्शन ऑफ कॉलेरा अकर थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, ये जनरली ख़राब पानी पीने से होता है। एंड ऑल्सो बाई डस्ट एंड फ्लाइज डेट सीट ऑन एक्सेट्रा एंड में ट्रांसफ़र जर्म्स टू एक्सपोल्ड फूड। इसके अलावा मतलब ख़राब पानी पीने से होता है, या फिर जो फ्लाइज वगैरह होता है वो गंदगी पर बैठ करके फिर फूड पर बैठता है और वो खाने से होता है। फूड हैंडलर्स विथ डर्टी हैंड कैन आल्सो ट्रांसमिट द जर्म, फूड को जो हैंडल कर रहे हैं वो अगर गंदे हाथ से खाना को छूते हैं तो वहाँ से भी ये फैलने का डर रहता है। तो उसके बाद है डिसेंट्री। देयर आर 2 फॉर्म ऑफ डिसेंट्री। डिसेंट्री 2 तरह का होता है, एक बैसिलरी होता है, एक एमोबिक होता है। तो बैसिलरी डिसेंट्री, द कॉजेटिव एजेंट इज ए बैक्टीरियम, इट अकर फ्रिक्वेंटली एमंग चिल्ड्रेन, ये ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर होता है। द डिजीज इज मार्क्ड बाय लूज मोशन, जनरली इसमें डायरिया देखने को मिलेगा, इंस्टेंटिनल पेन होगा इंस्टेंटाइन में, और थोड़ा बहुत फीवर होगा। पेशेंट आर ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक प्रिवेंशन इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग सेफ वाटर, तो एक ठीक करने के लिए बॉयल वाटर पिया जाता है। एवॉइडिंग फ्लाई फ्रॉम कॉन्टामिनेटिंग फूड, फ्लाइज को एवॉइड जनरली किया जाता है। एमोबिक डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज प्रोटोजोआ एंटोमेवा हिस्टोलिका, ठीक है। प्रोटोजोआ एंटोमेवा हिस्टोलिका इसका मेन रीजन है, इसकी वजह से फैलता है। दिस ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, गंदा पानी से भी फैलता है। इट एस्टिब्लिशेस इन द लाइनिंग ऑफ लार्ज इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन के अंदर चले जाते हैं। वेयर इट फीड बाई इंगुलेटिंग रेड ब्लड सेल, ये लोग अपना खाना कहाँ से लेते हैं? इनगल्फिंग रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को खा करके ऑफ द पेशेंट इंटेंटाइन। दिस अमीबा हैज नो कॉन्ट्रैक्टाइल बैकुला, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टाइल बैकुला नहीं होता है। एंड बियर ओनली लार्ज ब्लंट स्यूडोपोडियम, और इसके अंदर एक स्यूडोपोडियम होगा बड़ा सा। व्हेन फुली मैच्योर इट फॉर्म्स सीस्ट, बड़े होने के बाद एक सीस्ट का निर्माण करते हैं। विच पास आउट थ्रू फीसेस, द सीस्ट रिमेन एक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए सीस्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा समय तक रहता है। ऑन रीचिंग ए न्यू होस्ट थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड दे स्प्लिट ऑफ टू इन्फेक्ट ए न्यू इंडिविजुअल, और ये सीस्ट अगर किसी तरह से फूड मतलब पानी के जरिए दूसरे व्यक्ति में चला गया तो वहाँ पर भी ये होने का डर रहता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस। देर आर 3 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के मेनली 3 टाइप हैं। द नेम हेपेटाइटिस रेफर टू लीवर, हेपेटाइटिस का मतलब लीवर से है। इसका मीनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस में क्या होता है? लीवर थोड़ा फूल जाता है। देर आर 3 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, इट इज़ द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, ये वाटर से होता है।
द अदर टू टाइप हेपेटाइटिस बी और सी आर पास्ड थ्रू ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। और बाकी का जो दो है वो ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरा जगह फैलता है। हेपेटाइटिस का सिम्टम क्या है? बॉडी एक आई येलोइश, थोड़ा पीलापन हो जाएगा आँख में, और इन लार्ज लीवर, लीवर थोड़ा फूल जाएगा, टॉयलेट जो पीला होगा, येलो यूरिन। उसका प्रिवेंटेशन क्या है? हेपेटाइटिस वैक्सीन या तो हेपेटाइटिस का दवा लो, प्रॉपर हाइजीन और मतलब साफ़ सफाई पर ध्यान रखना है। अवॉइड टेकिंग फैट रिच सब्सटेंस, फैट वाला सब्सटेंस कम से कम खाना है। ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया।